लंदन बर्तानिया से, जहां पर आज पूरा दिन पाकिस्तानी शहरी और हिंदुस्तानी शहरी पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने एक जंग लड़ते रहे। एक जंग का, एक युद्ध का, एक गुमसान के रन का मंजर था। ऐसा लग रहा था कि जंग इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो जब होनी है। बर्तानिया में, लंदन में पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने एक जो रोड थी वो एक तरफ हिंदुस्तानी शहरियों से भरी हुई थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरियों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो जो युद्ध है, वो जो जंग है, जो खुदा ना खास्ता शायद बॉर्डर्स पर लड़ी जानी है, वो आज बर्तानिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने खूनख्वार तरीके से लड़ी भी जानी है और उसका फैसला भी शायद वहीं होना है। चले, ये सब कुछ तो इसलिए हुआ कि जो हिंदुस्तानी पब्लिक थी, और जरूर इसके पीछे उनकी हुकूमत होगी, रॉ होगी, उनका सफारतखाना होगा, या उनके कुछ मुतहारब ग्रुप होंगे जिन्होंने कॉल दे रखी थी कि हिंदुस्तानी शहरी पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने जमा होकर वहां पर शदीद एहतजाज करेंगे। फिर क्या हुआ, जो पाकिस्तानी हैं, आपको पता है कि लंदन में या तो इक्वल नंबर में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हैं, और अगर हिंदुस्तानी थोड़े ज्यादा है, जो कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वहां पाकिस्तानी ज्यादा होंगे, तो अगर ज्यादा भी हैं तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वहां पाकिस्तानियों का डंका बजता है। तो जब पाकिस्तानियों को यह पता चला तो वो भी जौक दर जौक अपनी एम्बेसी के सामने वहां पर जमा हुए और एक घमसान का रन पड़ा। ये तो नारेबाजी होती रही, वहां पर हुल्लड़बाजी भी हुई, एक तरह से वो मेला भी लग रहा था, एक तरह से युद्ध मतलब कि जंग भी लग रही थी, दंगल भी लग रहा था, घमसान का रन भी लग रहा था, गाली गलोच भी हो रही थी, नारेबाजी भी हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर धमकी अमेज नारे, स्लर्स, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बीचों बीच एक पाकिस्तानी रियासती रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसी हरकत की जिससे हमें यह पता चल गया कि हम रियासती तौर पर कितने कमजोर हैं। हमें यह पता चल गया कि हम इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं उन्हें या तो हम प्रॉपर ट्रेन नहीं करते, उन्हें आज की दुनिया है, 2025 की दुनिया की जो रियलिटीज हैं, जो सेंसिटिविटीज हैं, जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, जो सोशल रियलिटीज हैं, उनके साथ ना तो हमने उन्हें रोशनास करवाया है, ना ही उनकी कोई ट्रेनिंग करवाई है। शायद उसकी एक वजह यह है कि वो बाकायदा किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तालीम याफ्ता नहीं होते। ये मुझे नहीं पता, हो सकता वो हूं, उन्होंने पढ़ रखा हो, लेकिन अगर हो तो लगता है कि प्रोफेशनल डिग्री की होगी, मीन प्रॉपर जो अंडरग्रेड है किसी यूनिवर्सिटी से या मास्टर डिग्री है वो नहीं की होगी। वरना आज के 2025 के या पिछले 10 साल में भी उन्होंने अगर किसी यूनिवर्सिटी में से कुछ पढ़ा होता तो यकीनन उन्हें पता होता कि बहुत सारी चीजें जो आज से पहले शायद एप्रोप्रिएट समझी जाती हों, अब वो इनएप्रोप्रिएट हैं। ऐसा ही एक मुजाहरा हमने पिछले दिनों अपने आर्मी चीफ को भी करते देखा था। चले, आर्मी चीफ की बात पर या उनकी तकरीर पर तो बात होती रहेगी, लेकिन ऐसा ही एक समा या ऐसा ही एक मंजर आज हमने पाकिस्तान की बर्तानिया में एम्बेसी सफारतखाने में मामूर पाकिस्तानी कर्नल तैमूर राहत का भी एक कारनामा देखा। आपको वीडियो दिखाते हैं, आप देखेंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं शायद उन्हें यह बात इतनी मायूब ना लगे, लेकिन इंटरनेशनली आज के मौजूदा हालात में यह बात बहुत मायूब है। ये जरा गौर से वीडियो देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये कर्नल साहब हैं, ये वहां पर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, इनका नाम कर्नल तैमूर राहत है, यही सोशल मीडिया के ऊपर सभी लोग बता रहे हैं, और ये गालिबन पाकिस्तान के बर्तानिया के सफारतखाने में मिलिट्री अटैचे हैं और ये वहां पर खड़े होकर गला काटने का इशारा कर रहे हैं। जी हां, पहले तो ये कप ले आए एक चाय का, वही अभिनंदन वाला, फिर इन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ था अभिनंदन वाला, उसके बाद लोगों को दिखा के जो इंडियन वहां पर शहरी आए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे उन्हें मजीद इंस्टिगेट कर रहे थे। हालांकि डिप्लोमेसी में हम ऐसा हरगिज नहीं करते। जो बाजार में बाहर लोग खड़े हैं उनको बाजार में बाहर खड़े लोग बाजारी तरीके से जवाब देते हुए अच्छे लगते हैं। आप एक तो सफारत खाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऐसी इमेच्योर हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप अपने सीने पर पाकिस्तान का फ्लैग सजाए हुए हैं। आपको बहुत ही मैच्योर हरकतें करनी। एक तो वैसे भी वो जो भी हरकतें हो रही थी कि आपने वो प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था अभिनंदन वाला, फिर चाय का कप दिखा रहे थे, वो कोई छोटा बच्चा तो कर सकता है, कोई टीनेजर तो कर सकता है। आपको ऐसी चीजें कर्नल साहब जेब नहीं देती थी, लेकिन चले आपने वो कर लिया। आपकी पर्सनैलिटी में चले होगा थोड़ा सा ऐसा, इसमें कोई जज करने की बात नहीं है। आप थोड़े जज्बाती होंगे, आप इमोशनल होंगे और इमोशनली ड्रिवन होके, और अगर आप इतने इमोशनल और इमोशंस में ड्रिवन होते हैं तो ये पोजीशन फिर आपके लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लंदन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वाशिंगटन डीसी के बाद सबसे बड़ा और अहम मरकज है पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तानी सफारत खाना है। तो जितने भी फॉर्मर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो वाउच करेंगे जो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका कंडक्ट था ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स या इवन एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसमें भी नहीं आता। लेकिन अब हिंदुस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में आपका ये स्लिट करने वाला, गला काटने वाला जो इशारा है वो भी लंदन की सरजमीन पर, आल्दो कि आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, आपके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं गालिबन हो सकती, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो आपको लीगल ग्राउंड्स पे है ना। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपका और आपकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान के बिहेवियर का जो मजाक उड़ना है, या
एक इंप्रेशन एक्सट्रीमिज्म का या एक इमेज क्रिएट होना है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है और गले काटने की बात कर रहा है, वो मेरा ख्याल है उसकी आपको इम्यूनिटी नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान में तो आप रोक लेते हैं, ट्विटर को बैन कर लेते हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में और हिंदुस्तानी अंग्रेजी में ट्वीट्स करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपका जो जेस्चर था, आपका जो बिहेवियर था, एक्सप्रेशन था, वो कितना ज्यादा वायलेंट था और इसी चीज को अब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कसूर आपका नहीं है। पिछले दिनों जब हमने आर्मी चीफ साहब की तकरीर सुनी तो हमें तब भी अंदाजा हुआ कि वो भी पिछली सदी में रह रहे हैं। आर्मी चीफ भी 75-80 साल पिछली जिंदगी जी रहे हैं। जब उन्होंने दो कौमी नजरिए की बात की, उसमें हिंदू और मुस्लिम्स के फर्क की बात की, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही जो उस जमाने में कही जा सकती थी। बहुत सारे सच होते हैं जो जमाने के साथ बदल जाते हैं, जो पॉलिटिकली, सोशली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली और बहुत सारे तनाजर में लीगली किसी जमाने में लीगल होते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं, एक्सेप्टेबल एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बदल जाते हैं। जो चीजें हम आज से 50 साल पहले बर्तानिया में खड़े होकर कर सकते थे, कह सकते थे, वो आज नहीं कह सकते। बदलते जमाने के साथ आपने बदलना होता है। बहुत सारी चीजें आप कहते भी हैं लेकिन उन्हें फिर पॉलिटिकली करेक्ट, सोशली करेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको बयान करते हैं। आर्मी चीफ की जो तकरीर थी वो वाज़ेह तौर पर ये दिखा रही थी, बता रही थी कि आर्मी चीफ का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या जो मॉडर्न दुनिया आजकल इकोनॉमी के हिसाब से या तरक्की के हिसाब से कहते हैं उसके साथ कोई गहरा इंटरेक्शन नहीं है। वो भी किसी या तो यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और अगर गए हैं, माजरत अगर मुझे नहीं पता, मे भी गए हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि ये वो जो तकरीर कर रहे थे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं जानता या जिसको कोई लगाव नहीं है, ना वो उनकी तरफ है ना हमारी तरफ है, सिर्फ आपकी तकरीर सुनेगा तो वो उसे नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज, एक डिस्क्रिमिनेटरी, एक इंसानियत और मजहबों के दरमियान, मजाहब के दरमियान तफरीक और नफरत डालने वाली तकरीर के तौर पर देखेगा, जो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए और आपके ओहदे के लिए अच्छा नहीं साबित होगा और पाकिस्तान की जगह आई होगी। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं क्योंकि आपको बुरी लगनी है मेरी बातें, ताकि आपको ये समझ आ सके या समझने में आसानी मिल सके, आपको भी और नाजरीन को भी, कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं। जो 40-50 साल पहले हम चीजें कह सकते थे वो आज नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लैक पीपल, उनको फ्रंट सीट्स जो होती थी बस की, ट्रेन की, उसमें बैठने पे पाबंदी थी अमेरिका में। कब तक? 1955 तक। 1955 में अगर कोई खड़ा होकर कहे कि ब्लैक जो लोग हैं, जो अफ्रो अमेरिकन हैं, वो सामने वाली सीटों के ऊपर नहीं बैठ सकते, जाओ पीछे जाके बैठो पिछली सीटों के ऊपर, तो उस वक्त नॉर्मल बात थी, कोई कानूनी उसके खिलाफ लिटिगेशन नहीं हो सकती थी। आज अमेरिका में अगर आप ये कहेंगे तो आप जेल जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, पॉलिटिकली ये इनकरेक्ट हो गया, सोशली ये इनकरेक्ट हो गया, लीगली ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी बहुत सारी चीजें समझनी है। अगर आपको समझ नहीं तो किसी को आपको करीब से बताना है, आपने अपने करीब किसी ऐसे शख्स को रखना है जो आपकी तकारीर जब लिखे तो उसके अंदर गौर से देखे कि आप ये चीजें कह सकते हैं या ये जमाना कदीम की चीजें हैं, इनको कहना भी है। ऐसा नहीं कि आप अब दो कौमी नजरिया नहीं कह सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते या हम उसे डिसऑन कर दें, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अब डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अगली आपको एग्जांपल देते हैं, रेशियल सेग्रीगेशन इन स्कूल्स। स्कूल में रेस की बुनियाद पर सेग्रीगेशन, मीन व्हाइट अमेरिकन एक तरफ पढ़ेंगे, कलर्ड अमेरिकन दूसरी तरफ पढ़ेंगे, एक क्लास के अंदर वो नहीं होंगे, सेग्रीगेट किए जाएंगे। 1954 तक अमेरिका के अंदर लीगल था, आज नहीं है। कोई करेगा तो जेल जाएगा। इसके बाद इंटररेशियल, मतलब व्हाइट्स की ब्लैक्स के साथ, ब्लैक्स की हिस्पैनिक के साथ इंटररेशियल मैरिजेस जो हैं, इन पर अमेरिका में 1967 तक, 1967 तक पाबंदी थी। तब तक इस चीज को रोका जा सकता था। आज अगर आप इसको रोकने की, कहने की या डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप जेल जाएंगे। उसके बाद रेशियल स्लर्स, रेशियल गाली गलोच या रेशियल लोगों को अलकाबात देना, ये 1994 तक साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 तक अलाउड था, अब वहां अलाउड नहीं है। अब वहां भी आप ऐसा करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। फिर जो ब्लैक पीपल थे उनको वोट डालने पर पाबंदी थी। कब तक? 1965 तक। 1965 तक ब्लैक अमेरिकन जो थे वो वोट कास्ट नहीं कर सकते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट वर्ड अफ्रो अमेरिकन हम कहेंगे, ब्लैक अमेरिकन नहीं कहेंगे। आज के कॉन्टेक्स्ट में, इवन आज के कॉन्टेक्स्ट में अफ्रो अमेरिकन जो है उसको बेहतर वर्ड, बेहतर एक्सप्रेशन समझा जाता है। जब आप ब्लैक अमेरिकन कहते हैं तो ये भी एक किस्म की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर चीज आ जाएगी। अगली चीज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, मीन होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो एक जुर्म था, जहां पर आज आपके कर्नल साहब खड़े होकर स्लिट करने का इशारा कर रहे थे गर्दन को, उस मुल्क में। कब तक? 1967 तक। लेकिन आज ये वहां पर जुर्म नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म की सजा नहीं दी जा सकती। फिर फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, ऐसे लोग जिनके बारे में ये गुमा होता था या किसी किस्म का शक शुबा होता था कि वो नॉर्मल नहीं है, मीन उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, उनकी वो अपाहज हैं या मेंटली वो नॉर्मल नहीं है, या उनका बिहेवियर जो थोड़ा सा है वो आपको अब नॉर्मल लगता है, वो किसी भी तरह से बीमार लगते हैं या किसी भी तरह से अपाहज लगते हैं या किसी भी तरह से वो नॉर्मल नहीं लगते, सो कॉल्ड नॉर्मल, जो उस जमाने के हिसाब से नॉर्मल थे। तो स्वीडन में 1976 तक
जबरदस्ती पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी जाती थी ताकि वो आगे बच्चे ना पैदा कर सकें, खवातीन की भी और मर्दों की भी। और जितना मर्जी वो बेचारे रोते थे कि हमने अपनी नसबंदी नहीं करवानी, हमने बच्चे पैदा करने हैं, जबरदस्ती पकड़ के कर दी जाती थी। और ये स्वीडन में होता था। फिर कास्ट की बेस पर हिंदू जो मंदिर थे उनके अंदर जाने पर पाबंदी थी, लोअर कास्ट को सर्टन मंदिरों के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और ये 1950 तक कानून रहा है, अभी भी होगा हिंदुस्तान में कई जगहों पर, लेकिन अब कानून में नहीं है। अब मुकदमा हो सकता है, अगर कोई किसी को रोके कानून उसको पूछ सकता है, कानून उसको पकड़ सकता है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि औरतों को वोट डालने से पहले, तो मैंने आपको एफ्रो अमेरिकन का बताया, अब मैं औरतों की बात बता रहा हूं। औरतों को वोट डालने का हक नहीं था 1952 तक। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। उस जमाने में अगर कोई औरतों को वोट डालने से रोकता था तो वो इलीगल काम नहीं करता था, वो नॉर्मल काम था। लेकिन आज अगर आप स्विट्जरलैंड में औरतों को वोट डालने से रोकेंगे या मना करेंगे तो जाहिर है आप जेल जाएंगे। उसके बाद पब्लिकली कोड़े मारना, पब्लिकली किसी को सजा देना छोटे मोटे जराइम के ऊपर, छोटी मोटी चोरी, छोटे मोटे जराइम के ऊपर पब्लिकली कोड़े शोड़े मारना जो है वो सऊदी अरेबिया में 2010 तक लीगल था। पब्लिक कोड़े मारे जाते थे, अब वो पब्लिकली उस तरीके से कोड़े नहीं मारते, छोटे जराइम की बात हो रही है। फिर जो खवातीन थी जापान में, वो अगर शादी कर लेती थी तो कुछ ऐसी नौकरियां थी जहां पर उनको बताकर कि क्योंकि आपने शादी कर ली इसलिए अब आप इस जॉब में काम नहीं कर सकती। उन्हें 1985 तक ये कानून था कि उनको नौकरी से निकाला जा सकता है महज इसलिए कि उन्होंने शादी कर ली। आज आप ये हरकत करेंगे तो आप आज वहां जेल में जाएंगे। फिर ऐसे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जो वहां पर इंडिजिनस जो वहां पर कम्युनिटीज थी, जो वहां के लोकल लोग थे, जाहिर है कॉकेशियन तो बाद में गए, जो वेस्टर्न लोग थे वो तो बाद में वहां पहुंचे, जो पहले से जैसे नेटिव अमेरिकन थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के अंदर, ऐसे जो वहां के नेटिव थे उनसे उनके बच्चे जबरदस्ती छीन लिए जाते थे। और ये कानून में ठीक था 1969 तक। आज आप करेंगे तो आज आपको उसके ऊपर सजा मिलेगी। फिर इसी तरीके से उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें भी वाजे लिखा जाता था कि ये नेटिव है, ताकि उनको सिटीजनशिप और दूसरे जो हकूक हैं उनसे डिप्राइव किया जा सके। और ये भी चलता रहा 1967 तक। उसके बाद जो पब्लिक ट्रेन थी उनमें जो ब्लैक या कलर्ड लोग थे उनको अलग रखा जाता था। 1994 तक साउथ अफ्रीका के अंदर वो उस डब्बे में नहीं जा सकते थे जिसमें व्हाइट या कॉकेशियन जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं वो बैठ सकते थे। फिर एक आध और चीज है, बहुत लंबी होगी ये लिस्ट, हमने रिसर्च की थी ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे सके कि आपको या तो एनडीयू में जाना है। एनडीयू में नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां पर हमारा ही कल्चर है, आपको बाहर जाना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी में। मुझे पता है इस पोजीशन पर इट वुड नॉट लुक नाइस इफ यू गो टू यूनिवर्सिटी, सो बेटर हायर समबडी जो आपके साथ रहे और आपको बताए कि आपने तकरीरों में क्या चीज शामिल करनी है और क्या चीज शामिल नहीं करनी, कौन सी चीज आज, क्योंकि सोशल मीडिया है, आपने अपनी तकरीर भले रिकॉर्डेड 2 या 3 दिन के बाद जारी की, एडिटेड जारी की, लेकिन जैसे ही वो सोशल मीडिया पे पड़ी तो वो उड़न खटोले पर बैठकर पूरी दुनिया में पहुंच गई। तो यू विल बी इवैल्यूएटेड अक्रॉस द ग्लोब। तो इसलिए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आजकल के रिकॉग्नाइज्ड एप्रोप्रिएट पैटर्न्स हैं, बिहेवियर्स हैं, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आगे आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप स्पेन में औरतों को मना कर दी जाती थी, औरतों को प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं दी जाती थी। कब तक? 1970 तक। फिर जो सेग्रीगेशन ऑफ इंडिजिनस चिल्ड्रन इन रेजिडेंशियल स्कूल्स, कनाडा में जो रेजिडेंशियल स्कूल थे, मतलब जहां पर हॉस्टल थे या बोर्डिंग स्कूल थे, वहां पर जो इंडिजिनस लोग थे उनको सेग्रीगेट किया जाता था कॉकेशियंस के साथ या दूसरे जो माइग्रेटेड वहां पर या जिन्होंने बाद में उस कंट्री को अपना हक बना लिया। इसी तरह इंडिया में जो लेबर थी उसको कुली कहा जाता था और ये 1950 तक वहां लीगल रहा। हमारे यहां तो मेरा ख्याल बहुत देर तक लीगल रहा, स्टेशन पर कम से कम रहा। उस वक्त तकरीबन सारी ही लेबर को शायद कुली लिखा जाता था। फिर जो कुएं होते थे हिंदुस्तान के अंदर, जब ब्रिटिश इंडिया था तो 1947 तक कास्ट बेस्ड कुएं होते थे। जो लोअर कास्ट, जिन्हें चमार या बेचारों के और नाम रखे होते थे, वो नॉर्मल जो कुआं था जिसमें से पानी निकाला जाता था, वो उस कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते थे। वो सिर्फ अपर कास्ट या ऐसी कास्ट जिनको अपर कास्ट कहा जाता था या समझा जाता था वो निकाल सकते थे। आज आप ऐसा करेंगे तो जाहिर है आप जेल जाएंगे, आप पर मुकदमा बनेगा। इसी तरीके से अछूत का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कानूनी तौर पर 1947 तक जो है वो लीगल था और अछूत का ट्रीटमेंट लोगों के साथ किया जा सकता था। माजरत करता हूं बड़ी लंबी, मे भी आप बोर हुए हों, बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी जो शायद इररेलेवेंट थी, कुछ लोगों को बोर भी लगी होंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे आर्मी चीफ को, हमारे कर्नल साहब को, जिन्होंने आज बर्तानिया के सफारत खाने में ये इशारा किया, ये समझे बगैर कि इसे पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कर्नल साहब के इस बिहेवियर को, और पूरी दुनिया इस चीज को देखेगी कि कर्नल साहब की या तो ट्रेनिंग नहीं है या वो मॉडर्न दुनिया के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, उनसे वो नाआशना है। तो उनका एक डिप्लोमेट होना, मिलिट्री अटैचे होना एक मायूब बात है मेरे ख्याल में। उन्होंने आज अपने आप को भी लेट डाउन किया है, अपने ओहदे को भी लेट डाउन किया है, और जो उनकी अपनी डिप्लोमेटिक सर्विस है उसको भी उन्होंने लेट डाउन किया है। उनका इवन कोई जूनियर क्लैरिकल स्टाफ भी वहां खड़े होकर उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, जो बाहर सड़क पे हैं, अगर आपको इतना ही ज्यादा दिल था कि हरकतें हों तो आप किसी को बुला के बाहर से पाकिस्तानी को उसको चाय का कप और ये दोनों चीजें दे देते, जो आप पाकिस्तान में बड़ी महारत के साथ लोगों से करवाते हैं ऐसे काम, वहां भी किसी से करवा देते। बट बीइंग मिलिट्री अटैचे या जो भी आपका डेजिग्नेशन आप वहां
वीजा काउंसलर हो या कुछ भी हो, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप वहां पर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुझे बताइए। ये तो वही फिर जो हिंदुस्तान जो हरकतें करता है, जैसे टेलीविजन पर बैठ के गालियां दे लेने से, ये कह देने से हम आपको तबाह कर देंगे जैसे उन्होंने तबाह कर देना, तो हमें छिछोरपन में हमें हिंदुस्तान के बराबर जाने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें देखेगी और मजाक उड़ाएगी जब वो ये हरकतें करेंगे, लेकिन जब आप वीडियो के ऊपर ऐसी हरकतें टेलीकास्ट करवाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर जाहिर है लोग आपको जज करेंगे और आपके थ्रू लोग पाकिस्तान को जज करेंगे। तो यहां सीरियस फ्लॉ है कोई हमारी ट्रेनिंग में, हमारी परसेप्शन में। मैं फॉरेन ऑफिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आल्दो कि आपको जाहिर है आप कर्नल साहब को तो नहीं सिखा सकते, लेकिन जो सीनियर फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा तरीका बनाएं कि भले घुटनों को हाथ लगा के कर्नल साहब की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वहां पर जब जाएं तो उनको जरूर बताएं कि आपने एज अ डिप्लोमेट कैसे बिहेव करना और कैसे नहीं करना। अच्छा जी, अगली खबर बहुत लंबी हो गई, ये खबर माजरत है मेरी, अगली खबर क्विकली आपके सामने रखता हूं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आपके सामने अमेरिका से वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप जो कि इस वक्त रास्ते में हैं, वो जा रहे हैं रोम, वेटिकन सिटी, जहां पर वो जनाजे में शिरकत करेंगे, आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे पोप फ्रांसिस की, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ था, आपको पता है। वहां पर सदर ट्रंप भी जा रहे हैं और सदर बाइडन भी जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे थे तो उस वक्त सहाफियों ने उनसे सवाल पूछा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, दहशतगर्दी का वाकया है, उस पर सदर ट्रंप का वैसे नपातुला जवाब था। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो इंडिया को बहुत पसंद हो, क्योंकि बाकी तुलसी गैबर्ड और जितने भी उनकी काबीना के लोग हैं वो तो बहुत ही प्रो इंडिया उनका स्टांस जो है वो नजर आ रहा था। लेकिन सदर ट्रंप ने बहुत ही नपातुला जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो दहशतगर्दी हुई है और इसके बाद वहां पर दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, इनके दरमियान जंग ना लग जाए, आपके क्या खदशात हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने शुरू यहां से किया कि दोनों मुल्क मेरे बहुत करीब हैं, मैं बहुत करीब हूं दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी। उन्होंने एक ही पलड़े में तोला उन्हें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही मैं ये कहूंगा कि ये मुस्बत बात है पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने ये कहा कि अगली चीज थोड़ी सी पता नहीं गड़बड़ कर गए या जानबूझ के, गड़बड़ नहीं मेरा ख्याल उन्होंने जानबूझ के किया। इतने वो भोले नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया 1947 में दो अलग मुल्क बने, लेकिन बहरहाल एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है भी अगर आप कहें तो। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पिछले 1000 साल से यहां पर जंगें ही रही हैं और सरहदें आगे पीछे होती रही हैं, तो उन्होंने बड़े कमाल तरीके से कहा कि ये कोई आज की जंग नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये 1000 साल से चल रहा है। तो उम्मीद है कि दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगी और इसको हम हैंडल कर लेंगे। मतलब उन्होंने एक तो इसको पुराना कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, जब दहशतगर्दी का पूछा कि दहशतगर्दी की है, इंडिया जो है पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है, फिर उन्होंने बहुत ही स्मार्टली कहा कि ये तो 1000 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बहुत ही स्मार्टली वो इसमें से निकल गए। उन्होंने ना पाकिस्तान की तरफ की बात की ना इंडिया की। इवन उनका ये जो जवाब है, ये मैं मौजूदा कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम सफारती तन्हाई का शिकार है उसमें मैं यही कहूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक सफारती तौर पर बड़ी जीत है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को उस तरीके से आड़े हाथों नहीं लिया जैसे उनकी काबीना के मेंबर या पूरी दूसरी दुनिया के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त ले रहे हैं। तो सदर ट्रंप का जो रिस्पॉन्स है वो खासा बैलेंस है। ये जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned that how you continue about Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. But there always has been. अगली खबर क्विकली आपके सामने रखता हूं। वो सीनियर सहाफी हैं जाहिद हुसैन, सहाफी नहीं एडिटर रहे हैं, बहुत सारे आज के सहाफियों के उस्ताद रहे हैं, इमरान खान के नाकिद भी रहे हैं बहुत सख्त, लेकिन उसके बावजूद हम यही कहेंगे कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इन्हें लफाफा जर्नलिज्म के अंदर नहीं रखा जा सकता। सीनियर सहाफी हैं, बुजुर्ग हैं और बड़ा एहतराम है इनका। जाहिद हुसैन साहब ने ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ का मुंह कोई बंद करवाए, वो पाकिस्तान को शदीद नुकसान दे रहे हैं, उनका मुंह फौरी तौर पर बंद करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जो उन्होंने हाल ही में वो इंटरव्यू दिया, क्योंकि पूरी दुनिया के, ये हम कोई इंटरनेशनल मीडिया के कुछ आपके सामने सबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया अब हेडलाइन लगा रही है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने कन्फेस कर लिया है कि हाँ हम दहशतगर्दों को पालते हैं, हाँ हम ये गंदा काम करते हैं। इन्होंने बाद में अपनी ये जो है वो जो है दिस दैट टू जो भी वो कर रहे थे वो बाद में किसी ने नहीं सुनी। जो इन्होंने एक स्टेटमेंट कही और स्टेटमेंट कह के रुक गए, खत्म कर दी इन्होंने अपनी स्टेटमेंट इस बात पे कि 30 साल तक हमने अमेरिका के लिए, बर्तानिया के लिए गंदा काम किया, और ये नहीं कहा कि अब हमने छोड़ दिया, चुप कर गए। इसका मतलब अब भी कर रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया इसकी हेडलाइन लगा रही है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कन्फेस कर लिया है कि हम दहशतगर्दों को पालते हैं और हमने दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया है हिंदुस्तान में ये हमला करने की। अब पूरा पाकिस्तान इस पर सफाइयां देता रहे अगर दे सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया इसमें हमारी सफाइयां लेने के अब मूड में होगी। आगे चलते हैं, अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। आपके सामने ये रखेंगे कि इमरान खान साहब ने जब भी उनसे ये सवाल किया गया तो हमेशा उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमने 9/11 के बाद 80 से 85 हजार शहादतें उठाई हैं,
हमने जाने दी हैं। हमें कौन कहता है कि हम टेररिस्ट को हार्बर कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं? हम तो खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं। एक ये तरीका है अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का जो इमरान खान साहब ने किया, और एक वो तरीका है जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने किया। ये लोकल लेवल के भांड थे, चौधरी साहब ने इन्हें उठा के डिफेंस मिनिस्टर लगाया और फिर सीधा ही किसी ब्रिगेडियर साहब ने स्काई न्यूज के ऊपर इनका इंटरव्यू याल्दा हाकिम के साथ करवा दिया, और उसके बाद इनका वही हाल हुआ है जो हार्ड टॉक के बाद इसहाक डार साहब का हुआ था। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। बहरहाल सीनियर सहाफी जाहिद हुसैन साहब ने भी इनको शटअप कॉल देने को कहा है और कहा है कि किसी तरह से इनका कोई मुंह बंद करवाए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और ट्वीट दागा है। अब इस पर क्योंकि हमने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था, मैंने आपके सामने भी उठाया था और मैंने ट्विटर पर भी उठाया था। जब मैंने ये मुद्दा उठा दिया तो उसके बाद जाहिर है ये पूरे सोशल मीडिया पर भी फैला और बातचीत इस पर हुई, और उसके बाद से और हिंदुस्तानी मीडिया भी इसे उठा रहा है बहुत ज्यादा, उनके सहाफी भी उठा रहे हैं। तो उसके बाद से अब ख्वाजा आसिफ इज फीलिंग हीट। तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, लेकिन मजे की बात है ट्वीट उर्दू में किया है, कहीं उनके आका जो हैं हिंदुस्तान में और दूसरी जगहों पर वो पढ़ ना लें, और कह रहे हैं कि मैंने सच बोला है, हमें अपनी मंजी थले डांग फेरनी पड़ेगी। ते भाई जी ये डांग अंग्रेजी च फेर लो। अगर डांग ही फेरनी है तो डांग जरूरी तो नहीं है, डांग फेरना कहना तो पंजाबी में ठीक है, पर डांग फेरी जा सकती है अपनी मंजी के नीचे, वो अंग्रेजी में भी फेरी जा सकती है। तो हिम्मत करें, इंग्लिश में आप ये ट्वीट करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से ट्रांसलेशन करवा लें, ताकि जिन मामे और चैचे आपके जिनके सामने आपने माजरत के साथ ये बेहुदा स्टेटमेंट दी है उनको पता चले आपकी सफाई का भी कि आप क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट वहां अंग्रेजी में आप देकर आए हैं जिससे फड्डा पड़ा है, और अब आप गैलरी के साथ खेलने के लिए, इन हाउस प्रोपेगेंडे के लिए, आप पटवारियों को आरे लगाने के लिए आप उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। इस पे ये महज, मैं इसको बकवास तो नहीं कह सकता, बड़े मेरे से, लेकिन ये महज वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ कहना है आल्दो कि इंग्लिश में भी कहेंगे तो टू लिटिल टू लेट, लेकिन फिर भी चलें, कहें, शायद कुछ आपकी सफाई जो है वो पूरी दुनिया में आपके सामने जो है वो रखी जा सके। अगली खबर जो आपके सामने मैंने रखनी है वो बीबीसी की खबर है कि फजाई हदूद बंद करने से दोनों मुल्कों को शदीद नुकसान हो रहा है, और जाहिर है पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, भारत को लेकिन दुगना नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि जब पहले पाकिस्तान ने 5 माह के लिए इंडियन परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद की थी तो इंडिया को $8 करोड़ का नुकसान हुआ था और पाकिस्तान को $5 करोड़ का नुकसान हुआ था, क्योंकि जिस मुल्क के ऊपर से बीबीसी कहता है कि फ्लाइट गुजरती है उसे ओवर फ्लाइट फीस के नाम से एक फी उन्हें मिलती है, जो पाकिस्तान महरूम हुआ उस फी से, और पाकिस्तान को $5 करोड़ का नुकसान हुआ। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। फिलहाल तो लोग कह रहे हैं कि एयर स्पेस अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं है, वो यूटिलाइज हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि असल में ये सारा काम जो है वो क्या हो रहा है। खबरें और भी थी जिन्हें हमने कवर करना था, माजरत ये खबर बहुत लंबी हो गई, मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्टेक्स्ट सामने रखें कि हमारे आर्मी चीफ हों या हमारे फोर्सेस के लोग हों या हमारे सिविल सर्वेंट्स हों, वो बदलते हुए जो तकाजे हैं दुनिया के अंदर उनके साथ वो चले और ये देखें कि क्या दुनिया में एक्सेप्टेबल है, क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।